रिप्रोडक्शन, इसका हिंदी हो गया प्रजनन। देखिए, प्रजनन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो सभी जीवधारियों में होती है, और प्रजनन के द्वारा जीवधारी अपने प्रजाति के अस्तित्व को इस पृथ्वी पर बनाए रखते हैं। अर्थात प्रजनन जीवधारियों का वह स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह अपने प्रजाति को, अपने प्रजाति की अस्तित्व को इस पृथ्वी पर निरंतर बनाए रखता है। प्रजनन जीवधारियों की वह स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह अपनी प्रजाति के अस्तित्व को इस पृथ्वी पर बनाए रखता है। तो प्रजनन क्यों जरूरी है? तो इसका जवाब आप दीजिएगा कि अपने प्रजाति के अस्तित्व को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होगी। अगर प्रजनन की क्रिया नहीं करे तो धीरे धीरे उस जीव की प्रजाति इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी। जैसे आज गाय अपने ही तरह के परंतु छोटे आकार में बछड़े को जन्म देती है, फिर वह बछड़ा और बछड़ी बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद फिर अपने प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। तो गाय का प्रजाति हमारे इस पृथ्वी पर निरंतर बनी हुई है। हाथी प्रजनन क्रिया करता है, उसका भी प्रजाति बना हुआ है। अगर डायनासोर प्रजनन क्रिया करता तो आज उसकी प्रजाति हमारे यहां अवश्य होती। यानी कि यह नहीं कह रहा हूं कि डायनासोर में प्रजनन क्रिया नहीं होती थी, प्रजनन क्रिया होती थी, लेकिन किसी कारणवश उसके अंदर प्रजनन क्रिया करने की क्षमता विलुप्त होने लगी और धीरे धीरे उसकी प्रजाति भी विलुप्त हो गई। आज चील, गीत, इन लोगों में प्रजनन क्रिया धीरे धीरे घटने लगी, उसकी संख्या भी आज हमारे यहां घटने लगी। तो कई कारणों में से एक कारण यह भी है इस पृथ्वी से डायनासोर का हट जाना, इस पृथ्वी से धीरे धीरे चील और गीत की संख्या का कम हो जाना। उसमें कई कारण है, उस कई कारण में से एक कारण प्रजनन क्षमता का कम होना, समाप्त होना, यह भी आता है। इसलिए प्रजनन प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब हम देखेंगे क्या इस प्रजनन में होता क्या। इस प्रजनन क्रिया के द्वारा कोई भी जीवधारी अपने ही तरह के परंतु छोटे आकार में संतान को जन्म देते हैं। प्रजनन क्रिया में जीवधारी अपने ही तरह के परंतु छोटे आकार में संतान को जन्म देते हैं। तो प्रजनन में क्या हुआ? छोटे आकार में संतान का आना। प्रजनन क्यों जरूरी है? तो प्रजाति के अस्तित्व के लिए। अब प्रजनन क्रिया कितने प्रकार की होती है इसको जरा सा देखिए।
ये प्रजनन क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक को कहोगे अलैंगिक, अलैंगिक सेक्सुअल, और दूसरा को कहोगे सेक्सुअल लैंगिक। अब इस दोनों में अंतर देखिए। अलैंगिक क्रिया वैसे जीवों में होते हैं जो जीव अविकसित होते हैं। ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र उनका डेवलप नहीं होता। जब अंग तंत्र डेवलप नहीं होगा तो प्रजनन तंत्र भी डेवलप नहीं होगा। अर्थात अलैंगिक प्रजनन क्रिया उस जीवों में होते हैं जिस जीवों में प्रजनन के लिए कोई विशेष प्रजनन अंग नहीं होते। ऐसे प्रजनन जिसमें विशेष प्रजनन अंग भाग नहीं लेते। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। इसमें कोई विशेष प्रजनन अंग भाग नहीं लेता। जैसे अमीबा द्वारा द्वि विखंडन, अमीबा द्वारा द्वि विखंडन क्रिया से प्रजनन। हाइड्रा में मुकुलन, गन्ना, आलू, गुलाब आदि में तना काटकर प्रजनन। अब एक को समझिए। अमीबा में जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक है। क्यों अलैंगिक है? क्योंकि उसके प्रजनन के लिए कोई विशेष प्रजनन अंग नहीं दिए गए। अमीबा सपोज कीजिए कि द्विविखंडन हो रहा है जिसको हम लोग बाइनरी फिजन करते हैं। अगर ये अमीबा है, ये अमीबा है और ये अमीबा का केंद्रक। अब इस अमीबा को इच्छा हो गया कि चलो भाई हमको प्रजनन क्रिया करना है, तो क्या करेगा ये अमीबा कि सबसे पहले इसके जो केंद्रक हैं वो दो भाग में बंटना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, ये केंद्रक दो भाग में बढ़ गए और फिर यहां से दो अमीबा प्राप्त हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वि विखंडन। एक से दो हो जाता, विखंडित होकर। हाइड्रा में मुकुलन होता है जिसको अंग्रेजी में हम लोग बॉडिंग कहते हैं। बॉडिंग। हाइड्रा देखिए, सपोज कीजिए कि हाइड्रा है। अब इस हाइड्रा को प्रजनन करने की इच्छा होगी तो क्या करेगा कि यहां से एक पॉड की तरह संरचना निकाल देगा, कली की तरह। निकाल दिया। अब फिर क्या होगा कि यही हाइड्रा, ये जो पॉड थे वो यहां से अलग हो गए, अलग हो गया। अलग होने के बाद फिर यह एक इंडिपेंडेंट हाइड्रा के रूप में जन्म लेगा। तो यह क्या कहलाया? इसको हम लोग कहेंगे बॉडिंग या मुकुलन की क्रिया। तो हाइड्रा में किस क्रिया के द्वारा प्रजनन हुआ? मुकुलन के द्वारा। परीक्षा में आ चुका है कि एक ऐसे
प्रजनन क्रिया बताएं जिसमें मुकुलन संभव हो, तो आप ऑप्शन में ढूंढ लीजिएगा कि हाइड्रा है या नहीं। अब तना काटकर आप देखते क्या होंगे कि गन्ना है। ये गन्ना है। अब हमको इस गन्ने की खेती करनी, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो देख रहे हो जिसको आंख कहते हो, एक्चुअली में इसका नाम है पर्व संधि। अब जहां जहां पर्व संधि होता है वहां से इसको हमने काट देते हैं, काट दिए। अब ये आपके पास में ये गन्ना प्राप्त हो गया। अब इसको जमीन पर डाल देंगे। जमीन के अंदर जब डाल दोगे तो नतीजा क्या होगा कि यहां से इसके पार्ट्स निकलेंगे, यही फिर बाहर आएगा और गन्ना का रूप धारण कर लेगा। आलू, सपोज कीजिए कि आपका ये आलू, उस आलू में देखते हो इस तरह का आंख दिया रहता है, तो आलू एक तना है जिसको भूमिगत तना कहते हैं, और ये जो आंख जैसा देख रहे हो यही ना इसका पार्ट है, और यहीं से ना इस तरह से निकल जाता है। और हम लोग क्या करते हैं कि इसको आंख बचाकर काट दिए। अब इसके 4 टुकड़े हो गए। ये टुकड़ा कोई काम का नहीं, लेकिन ये तीनों टुकड़े से 3 पौधे प्राप्त होंगे। तो ऐसे प्रजनन को हम लोग क्या कहेंगे, अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन समझ में आ गया। ऐसे प्रजनन क्रिया जिसमें कोई विशेष अंग भाग नहीं ले, उसी को हम लोग कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। ठीक इसी तरह से ऐसे प्रजनन जिसमें प्रजनन क्रिया के लिए विशेष अंग दिए गए, उसको हम लोग कहते हैं लैंगिक प्रजनन। वह प्रजनन जिसमें एक विशेष ऐसे प्रजनन जिसमें विशेष अंग होते हैं, विशेष अंग के द्वारा होता है, और वो अंग केवल प्रजनन क्रिया में ही भाग लेते हैं। तो इस तरह का अगर जिस जीवधारी में होंगे उसको हम लोग कहेंगे लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन के लिए विशेष प्रजनन अंग का होना आवश्यक है। अब देख लीजिए, अब हम लोग जैसा लैंगिक प्रजनन की बात करें, ऐसे प्रजनन क्रिया जिसमें विशेष प्रजनन अंग भाग ले, उसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन। ये लैंगिक प्रजनन किन किन जीवों में होता है उसके बारे में बता देते हैं। इसको मिटाया जाए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, उसको मिटा लीजिए, सॉरी ये उतार लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग
इस प्रजनन क्रिया में विशेष प्रजनन अंग भाग लेते हैं। ये जो होता है लैंगिक प्रजनन, वो देख लीजिए किसमें होता है। कीट प्राणियों, मछली, उभयचर प्राणी जैसे मेढक, सरीसृप जैसे सांप, पक्षी और स्तनधारी। इन लोगों में आप देखिएगा क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लैंगिक प्रजनन में एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए जो अंग होते हैं वो अंग दो तरह के होते हैं। एक अंग नर का होता है और दूसरा अंग मादा का होता है। तो जिस जीवदाड़ी में नर अंग के लिए अलग मादा और मादा अंग के लिए अलग मादा जीव हो, अर्थात प्रजनन अंग नर में अलग और मादा में अलग तरह के हों, तो ऐसे जो प्रजनन अंग वाले होते हैं उसको हम लोग एक लिंगी कहते हैं। यूनिसेक्सुअल कौन हो गए? नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग, ये दोनों अलग अलग जीव में होगा। उसी को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी। एक लिंगी यूनिसेक्सुअल, और दूसरा होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी। उभयलिंगी जिसका अंग्रेजी होता है बाइसेक्सुअल। इसमें नर और मादा दोनों एक ही जीव में होंगे। इसमें दो जीव होंगे, नर अलग और मादा जीव अलग। नर प्रजनन अंग अलग इसमें और इसमें मादा प्रजनन अंग अलग होंगे। लेकिन ये जो हमने आपको बताया है द्विलिंगी या उभयलिंगी, ये ऐसे जीव हैं जिसमें नर और मादा एक ही में होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल का आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो स्तनधारी, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, पक्षी, मछली, ये सब क्या है? यूनिसेक्सुअल है। नर पक्षी अलग, मादा पक्षी अलग, नर मछली अलग, मादा मछली अलग। लेकिन द्विलिंगी ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों अंग एक ही साथ होते हैं। एक ही जीव में नर अंग भी होंगे और मादा अंग भी होंगे। ऐसे जीव कहलाते हैं जोंक, जिसको अंग्रेजी में लीच, केचुआ, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं अर्थवॉर्म। ये लोग ऐसे हैं जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग की। अब हमारा उद्देश्य है कि आपको बताए मानव प्रजनन अंग। अब हमको बताइए कि मनुष्य का जो प्रजनन अंग है या मनुष्य जो है वह यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल, कि दोनों है? आपसे प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य होते हैं यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, सी में दोनों, डी में कोई नहीं। क्या जवाब दो? तो मनुष्य यूनिसेक्सुअल, क्योंकि नर का प्रजनन अंग अलग होता है और मादा का प्रजनन अंग अलग होता है। तो
आइए आप लोग को हम चर्चा करें इस पर, तो मानव प्रजनन अंग पर। हमेशा आपको बोलते हैं कि आप लोग जब भी पढ़ने बैठिए कलम कॉपी रखिए पास में, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है उसको आप उतारते जाइए, आपके परीक्षा उपयोगी बनते जाएंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। अब जरा सा देखिए दोनों में अंतर क्या है। नर प्रजनन अंग बाह्य एक्सटर्नल होता है, तापमान 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस कम। मुख्य प्रजनन अंग टेस्टिस, वृषण। ये नर प्रजनन की बात होगी। पहला हमने क्या लिखा, बाह्य होगा। मनुष्य, नर मनुष्य का प्रजनन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाहर की ओर होता है। तापमान शरीर के तापमान से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा गया। और इसके जो मुख्य प्रजनन अंग है उसका नाम है टेस्टिस, जिसको हम लोग वृषण कहते हैं। अब महिला का देखिए, मादा प्रजनन अंग, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो यह अंतर होता है, इंटरनल। तापमान शारीरिक तापमान के बराबर। और मुख्य अंग ओवरी, अंडाशय। अब यहीं से एक प्रश्न आपको डाल के देते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थी ने हमारे व्हाट्सएप पर भेजा कि सर बीच बीच में कुछ प्रश्न का भी अभ्यास कराते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका सुझाव हम जरूर मानते हैं और प्रयास करते हैं कि हम उसको सुधारें। लेकिन चूंकि ये ऑनलाइन क्लास जब रहता है तो उसमें थोड़ी समस्या मेरे साथ आ जाती है। लेकिन ऑफलाइन में आप जितना प्रश्न क्लास में पूछते हो सब बताते हैं। अब यहाँ व्हाट्सएप पर भेज दिया, तब उस पर ध्यान देते हैं। फिर भी आप हमारे व्हाट्सएप पर भेजते रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे। नर प्रजनन अंग, यहीं पर एक क्वेश्चन आपको डाल देते हैं। मानव नर प्रजनन अंग मुख्य रूप से है, प्रश्न में ध्यान दीजिए। मानव नर प्रजनन अंग मुख्य रूप से है। पहला वृषण, दूसरा अधिवृषण, तीसरा सीशन जिसको पेनिस कहते हैं, और डी में सभी। क्या होगा आंसर? तो मनुष्य में जो नर है उस नर का मुख्य प्रजनन अंग जो होगा वह उसका वृषण हो जाएगा। और बाकी ये लोग भी प्रजनन अंग है,
लेकिन ये उसके सहायक प्रजनन। मुख्य प्रजनन अंग यही है। यही वृषण, टेस्टिस जिसको हम कहते हैं, किन्नर में, हिजड़ा में अविकसित और अक्रियाशील होता है, इसलिए उनमें प्रजनन क्रिया नहीं होती। बाकी सब अंग होते हैं, अविकसित रूप में होंगे, अक्रियाशील होंगे, इसलिए मुख्य प्रजनन अंग पूछा जाए नर का तो वृषण हो जाए। उसी तरह से इसी क्वेश्चन को अगर दे दे कि मानव मादा प्रजनन अंग मुख्य रूप से है, तो उसमें आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि ओवरी कहीं लिखा है, अंडाशय है कि नहीं। अगर अंडाशय होगा तो होगा। इस वृषण को एक और हिंदी नाम दिया गया है अंडकोश। अंडकोश भी कहते हैं। तो देख लीजिए, ये नर है। इस नर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यही इसका टेस्टी है, जो कि एक्सटर्नल है। देखिए, ये एक्सटर्नल है, ये टेस्टी है, ये बाहर की ओर होता है। लेकिन आपको एक चीज और बता दें कि ऐसे एक स्तनधारी है, एक स्तनधारी ऐसे हैं जिसका टेस्टिस इंटरनल होता है, अंदर होता है। अब सांड का टेस्टिस देखोगे बाहर, बकरा का बाहर, कुत्ता का बाहर, मानव का बाहर, लेकिन हाथी एक ऐसा स्तनधारी है जिसका टेस्टिस, जिसका अंडकोश या जिसका वृषण शारीरिक गुहा के अंदर होता है। तो टेस्टिस एक्सटर्नल होते हैं, और यही है ओवरी जिसको आप कहते हो अंडाशय, यही। पुरुष में 2 टेस्टिस तो महिला में 2 ओवरी, पुरुष में 2 अंडकोश तो महिला में भी 2 अंडाशय, 2 अंडाशय होते हैं। तो ये अंडाशय शारीरिक गुहा के अंदर होते हैं, बॉडी कैविटी के अंदर होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर ये जो टेस्टिस है, इसका तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम क्यों रखा गया? तो इसका कारण यह है कि यह टेस्टिस जो होता है वह शुक्राणु का निर्माण करता है, और शुक्राणु की जो सर्वाइवल कैपेसिटी है वह लो टेम्परेचर में, इसलिए निम्न ताप पर ही यह सर्वाइव कर सकता है। इसलिए नेचर ने क्या किया कि इनको निम्न ताप प्रदान किया कि ताकि अंडाशय के अंडकोश से या टेस्टिस से जो शुक्राणु बनेंगे वह शुक्राणु क्रियाशील रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, वो मरेंगे नहीं। यही कारण है ना कि गाय का कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए सांड के शुक्राणु को द्रवित नाइट्रोजन में रखते हैं। द्रवित नाइट्रोजन गैस का तापमान अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि गैस का तापमान घटाते जाओगे वह द्रव में बदलता जाएगा, इसलिए वह ठंडा रहता है, थर्मस में रखता है। अब आपको हम बताएंगे नर प्रजनन अंग कौन कौन से हैं, उनका काम क्या है और वो होते कैसे हैं, सो देखा जाए। ये जो देख रहे हो, ये मानव का नर प्रजनन अंग है, जो साइड से इसका फिगर लिया गया। ये जो आप देख रहे हैं, यही है वृषण, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिस। यही है टेस्टिस। ये टेस्टिस वृषण अंडाकार, अंडे के आकार का होता है, गोल, संख्या में 2 होगा, और एक मोटा सा त्वचा के कवर में ढका रहता है। उस कवर को, उस बैग को, जिस बैग में वह ढका हुआ रहता है, उस बैग को, यही बैग है इसका, देखिए, इस बैग का नाम है स्क्रोटम थैला।
तो पहला प्रजनन क्या हो गया? वृषण, टेस्टिस। इसकी संख्या 2, आकार अंडाकार। इसका कार्य क्या है? टेस्टोस्टेरोन नामक यौन हार्मोन का स्राव एवं निर्माण। और दूसरा कार्य है स्पर्म्स, शुक्राणु का निर्माण। तो काम हो गया। स्क्रोटम बैग का काम क्या है? इसको सुरक्षा देना। अब आप देखिएगा क्या, इसकी ये जो देख रहे हैं ना, इसके ऊपर ये जो रचना आप देख रहे हो इस तरह से ये बना हुआ है। इसका नाम है एपिडाइडिमिस। यही है एपिडाइडिमिस। देखिए यही है, जिसका हिंदी होता है अधिवृषण। तो यही है आपका एपिडाइडिमिस, जिसको हम कहेंगे अधिवृषण। ये अधिवृषण क्या करता है कि इस टेस्टिस से, इस अंडकोश से शुक्राणु का जब निर्माण होता है तो यह शुक्राणु इसके अंदर आएंगे और इसमें घूमता है और 24 घंटा में यह परिपक्व होता है। तो अधिवृषण का काम क्या है? एपिडाइडिमिस का यह नलीनुमा एवं कुंडलित रचना होती है, जिसकी लंबाई 5 से 7 मीटर। सोचिए, इसका कार्य शुक्राणु को परिपक्व करना। तो एपिडाइडिमिस का काम क्या है भाई? शुक्राणु को परिपक्व करना। और शुक्राणु को परिपक्व करने में जो टाइम लेता है वह टाइम 24 घंटा लेता है। इसलिए जो सेक्सोलॉजिस्ट वाले लोग जो होते हैं वो सलाह देते हैं कि एक सेक्स के बाद जब दूसरा सेक्स अगर करना हो तो उनके बीच का जो ड्यूरेशन होनी चाहिए वो 24 घंटे का होनी चाहिए, ताकि यह जो बना है वो परिपक्व हो। अब आप देखेंगे क्या कि यह जो कुंडलित है वो इस नली में जाके मिल गया। ये जो कुंडलित वाली रचना है ये नली में जाके मिल गई। ये नली, ये देखिए नली, ये नली आपको दिखाई दे रही। इस नली का नाम है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस, इसका हिंदी होता है शुक्रवाहिका। और परिपक्व अंडा, परिपक्व शुक्राणु को ये देखिए लेके जा रहा है, यहां से ले गया और यही हम लोग का शुक्राशय है। यही जहां सीमेन यानी कि वीर्य स्टोर रहता है। दो मिनट का समय मिला है, पहले इसको उतारिए तो आगे बताते हैं।
मास डिफरेंस शुक्रवाहिका इसका काम क्या है? वृषण से शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाना। उसके बाद आपका है वास डिफरेंस के बाद शुक्राशय, जिसको हम लोग कहते हैं सीमेन सैक शुक्राशय। ये शुक्राशय देखिए, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये शुक्राशय, ये जो हरा रंग का दिख रहा है। अब इसमें, इस शुक्राशय में शुक्राणु और चिपचिपा पदार्थ जमा होता है। यह चिपचिपा पदार्थ आया कहां से? तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये हम लोग का मूत्राशय है, मूत्र की थैली। तो प्रोस्टेट ग्लैंड चिपचिपा पदार्थ भेजता है, और यह चिपचिपा पदार्थ जो उजला रंग का होता है, इसमें एक विशेष गंध पाया जाता है। तो ये चिपचिपा पदार्थ और शुक्राणु दोनों मिलकर बनाते हैं सीमेन। दोनों मिलकर क्या बनाया? वीर्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सीमेन। जब मनुष्य एक बार सेक्सुअल एक्टिविटीज में जो सीमेन निकालता है, उस सीमेन की जो मात्रा होगी वह 1 से 1.5 चम्मच के बराबर है, जिसको हम लोग कहते हैं 5 से 7 ml। से 7 ml प्रति स्खलन। एक बार जो स्खलित हुआ, इस बीज में शुक्राणु की संख्या 20 लाख से 2 करोड़ या उससे भी अधिक। याद रखिए, शुक्राणु की संख्या 20 लाख से लेकर 2 करोड़ या उससे भी अधिक हो सकती है। अगर जिस व्यक्ति के बीज में शुक्राणुओं की संख्या 20 लाख से अगर कम होगी, तो समझ लीजिए कि उसमें प्रजनन क्षमता नहीं हो पाएगी। अब नेक्स्ट आपको बता दें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है ये वाला भाग। देखिए, ये वाला, ये कसैली की तरह दिखता है। इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड यह केवल पुरुष में ही पाया जाता है, महिलाओं में नहीं होता। पुरास्थ ग्रंथि, यह ठीक मूत्राशय के नीचे पाया जाता है। ठीक, जो यूरिनर ब्लाडर है, उस ब्लाडर के ठीक नीचे होता है। इसका काम क्या है? शुक्राणु को तैरने के लिए एवं पोषण के लिए चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करना।
और यही चिपचिपा पदार्थ निर्माण करके और कहां भेज दिया? सीमेन सैक में या शुक्राशय में। तो शुक्राशय में दो तरह से पदार्थ है। वास्ट डिफरेंस देखो, ऐसे आके गिरा, शुक्राणु लाया और ये जो था वो ला कर दिया चिपचिपा पदार्थ, और जब दोनों मिल जाता है तो बन जाता है बीज। अब जब उम्र बढ़ती है तो शुक्राणु और बीज का निर्माण घटने लगता है। वैसे स्थिति में ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड आप जो देख रहे हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे इस उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये बड़ा होता जाएगा। देखिए बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होगा तो किसको दाबेगा? मूत्राशय को दाबता है। नतीजा क्या होता है कि उस व्यक्ति से मूत्र जो होता है वो धीरे से एक दो बूंद निकल जाता है। तो बूढ़े लोगों को देखोगे पैजामा में, धोती में एक आध बूंद पेशाब आ जाते हैं, मूत्र आ जाते हैं, उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो गया। यही प्रोस्टेट ग्लैंड अगर नीचे की ओर लटकने लगा तो हॉर्निया हो गया। तो पेट लगाकर लोग जो है उसको ऊपर करके रखते हैं या ऑपरेशन करके ठीक कर लेते हैं। इस प्रोस्टेट ग्लैंड को अगर ढंग से इलाज नहीं किया गया तो नतीजा क्या निकलेगा कि एक दिन यह प्रोस्टेट कैंसर बन जाता है, तब वो जानलेवा बन जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड यही है। अब एक जानकारी आपको हम और दे दें कि यह है पेनिस। ये जो देख रहे हैं आप, यही पेनिस है। तो पेनिस का काम क्या है और पेनिस करता क्या है, सो आपको बताते हैं। पेनिस जिसको हम लोग कहते हैं सिशन, यह हर्षण उत्तक का बना होता है। जो गोलाकार जो बेलनाकार एवं मसल होता है, मांसल होता है। अब इसमें अनेक रक्त नलिकाएं होती हैं, पतला रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है इसमें। और जब इन रक्त नलिकाओं में अतिरिक्त रक्त का दाब जब बढ़ जाता है, अतिरिक्त रक्त दाब जब बढ़ जाएंगे तो यह जो पेनिस है यह कड़ा हो जाता है। और कड़ा होने का कारण यह जो होता है वह महिला के प्रजनन अंग में पेनिट्रेशन का काम करता है और पेनिट्रेट होकर क्या करता है कि सीमेन को यानी कि बीज को महिला के प्रजनन अंग में छोड़ देता है। तो पेनिस पुरुषों का वह प्रजनन अंग है जो प्रजनन क्रिया में सहायक होता है, मुख्य प्रजनन अंग नहीं होता। उसका काम बस इतना ही है कि वह सीमेन को, बीज को महिला के प्रजनन अंग में स्थापित करता है, जो इंटरकोर्स के समय, संभोग के समय होता है। अब आपको एक बात बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का ये जो वास्ट डिफरेंस देख रहे हैं, ये वास्ट डिफरेंस, ये जो नली देख रहे हैं, ये वाली नली, इस नली को कहीं से काट दीजिए या बांध दीजिएगा तो नतीजा क्या निकलेगा कि शुक्राणु जो है वह नहीं जाएगा, लेकिन चिपचिपा पदार्थ ऐसे पेनिस से होकर बाहर निकलेगा। ये जब सिकुड़ेगा तो चिपचिपा पदार्थ यहां शरीर से बाहर निकलता है और उसी चिपचिपा पदार्थ में शुक्राणु रहेगा। लेकिन अगर हम लोग इसको काट देंगे तो नतीजा क्या निकलेगा कि यहां से चिपचिपा पदार्थ का स्राव होगा, लेकिन उस चिपचिपा पदार्थ में शुक्राणु नहीं होंगे। परिणाम स्वरूप वैसे व्यक्ति में प्रजनन क्षमता नहीं होगी। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं नसबंदी। क्या कहते हैं? और इसको अंग्रेजी के मेडिकल टर्म में कहा जाता है वैसेक्टॉमी। तो याद रखिएगा, पुरुषों में होने वाले नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी। जब पुरुषों में नसबंदी हो जाएगा तो वैसे पुरुष सेक्सुअल एक्टिविटीज करेंगे, लेकिन उनके इस सेक्सुअल एक्टिविटीज से प्रजनन क्रिया नहीं होगी। तो यही बात हो गई। एक बार और समझ लीजिए, यह है वृषण। यह वृषण क्या करेगा? अंडाणु, यह शुक्राणु बनाएगा। शुक्राणु बनाकर ये जो कुंडली नुमा संरचना है जिसको हम लोग एपिडाइडिमिस
कहते हैं इसी एपिडाइडिमिस को यह देगा और देने के बाद यह परिपक्व होगा, परिपक्व होकर इस नली के द्वारा शुक्राशय में पहुंचेगा और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा कि चिपचिपा पदार्थ भेज देगा और यह चिपचिपा पदार्थ और शुक्राणु मिलकर बीज का निर्माण करेगा और संभोग के समय इसी शुक्राशय से बीज आएगा जो पेनिस के माध्यम से महिला के प्रजनन अंग में पहुंचा दिया जाएगा। यही क्रिया तो होता है। अब रोग की बात करें, इसमें 3 रोग बहुत इंपॉर्टेंट। एक रोग, ये जो पेनिस है, इस पेनिस में जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, इंफेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग गोनोरिया रोग कहते हैं। यह केवल पुरुषों में होगा, उसका पेनिस में जख्म हो जाए और यह बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। दूसरा, ये जो देख रहे हो इसके चारों तरफ ये जो लगा हुआ है बैग, इस बैग में जल का जमा हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोसिल। अब इसका आकार इतना बड़ा होता है, नाम है इसका हाइड्रोसिल, यानी कि हाइड्रो मतलब जल, सेल मतलब कोशिका, यानी इनके कोशिकाओं में जल का जमा होता है और ये बड़ा हो जाता है। तो क्या किया जाता है, डॉक्टर जो है सो एक्स्ट्रा जो टिश्यू है, एक्स्ट्रा जो सेल है उसको काट काट कर बाहर निकाल देगा, फिर ये अपने छोटे आकार में आ जाएगा। और तीसरा रोग इसका ये प्रोस्टेट ग्लैंड का, जो उम्र बढ़ने के साथ यह रोग हर व्यक्ति में आने लगता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होने लगता है, जिसके कारण से मूत्राशय दबता है, ज्यादा उस पर परेशानी होगी तो फिर वह कैंसरस का रूप धारण कर लेता है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे और मैं आपको आज भी बता देता हूं कि अगर आपकी समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप हमको बेहिचक हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन डाल दीजिए, कोई समस्या है तो डाल दीजिए, बच्चों ने डालता है हम उनके जवाब भी देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सुधारें और उनको उपाय बताएं। तो आज का क्लास यहीं तक, कल बताएंगे महिला प्रजनन अंग और महिलाओं में होने वाले प्रजनन अंग से संबंधित रोग, और कल ही बता देंगे कि जुड़वा संतान कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले क्लास में, कल शनिवार है, कल क्लास होगा। बाकी के लिए धन्यवाद।